देश छोड़ने वाले बयान के विवाद पर आमिर खान की सफाई। कहा, भारत मेरा देश है, पत्नी और मेरा देश छोड़ने का इरादा नहीं। देश के माहौल पर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विवाद के बीच आज आमिर खान की सफाई आई। सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि न मेरा न मेरी पत्नी का कोई इरादा है ये देश छोड़ने का। न हमारा ऐसा कोई इरादा था, न है और न ही रहेगा। इंटरव्यू के दौरान मैंने जो कहा है मैं उस पर अटल हूं। जो लोग इस वक्त मुझे भद्दी गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने दिल की बात कही है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरा कहा वो सच साबित कर रहे हैं। आमिर ने कहा था कि पिछले 6-8 महीनों के माहौल को देखते हुए पहली बार उनकी पत्नी किरण ने देश छोड़ने की बात कही थी। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का कहना है कि आमिर खान के लिए सबसे सुरक्षित जगह भारत ही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने आपके चैनल एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि मुस्लिमों की दूसरी बड़ी जनसंख्या भारत में है और जब वो भारत में सुरक्षित रह सकती हैं, तो आमिर खान क्यों नहीं। I decided to live in the country where 180 million Muslims live. India has the second largest Muslim population. If I dare to live in India, why not Amir Khan? Amir Khan is loved and respected by both Hindus and Muslims and other religious and non-religious people. People envy him. So I think that for Amir Khan, India is the safest place. लंबे समय से भारत में निर्वासित तौर पर रह रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का कहना है कि असहनशीलता पूरे विश्व में है, लेकिन भारत असहनशील देश नहीं है। ऑस्कर विजेता मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी आमिर खान का समर्थन किया है। ए.आर. रहमान का कहना है कि उन्हें भी आमिर खान की पत्नी किरण राव की तरह कुछ समय पूर्व असुरक्षा का एहसास हुआ था। ए.आर. रहमान ने कहा कि मुझे ऐसा तब लगा था जब रजा अकादमी ने मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड में संगीत देने के बाद मेरे खिलाफ फतवा जारी किया था। फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि इसमें पैगंबर साहब का अपमान किया गया है। उस दौरान विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कहने लगे कि मैं वापस हिंदू धर्म में आ जाऊं। ए.आर. रहमान का कहना है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम गांधी के देश में रहते हैं जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया है। आमिर खान के समर्थन में उतरे मुलायम, शरद और तेजस्वी यादव। कहा, आमिर की बात पर विचार करे सरकार। तो उनको बुला के पूछना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको तकलीफ कहाँ हुई है, ये पूछना चाहिए। कहीं कहीं तो तकलीफ हुई, तो बड़ा कलाकार है जिसका इतना बड़ा सम्मान है। जो कल एक कलाकार फिल्म वाले ने जो बोला है आमिर खान ने, वो बिल्कुल वाजिब बात है। तो सरकार को और जो सरकारी पार्टी उसको सहनशील होना चाहिए। आमिर खान ने असहनशीलता बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके परिवार को डर लगता है। शिवसेना ने अपने अखबार दोपहर का सामना में फिल्म अभिनेता आमिर खान को रणछोड़ दास बताया। फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने रणछोड़ दास का किरदार निभाया था। दोपहर का सामना अखबार में शिवसेना ने दी इडियट का शीर्षक दिया है। दोपहर का सामना में शिवसेना ने आमिर खान के बयान के विरोध में कहा है कि फिल्म 3 इडियट्स में आमिर ने व्यावहारिक बुद्धिमान का किरदार निभाकर वाहवाही लूटी, लेकिन असल जिंदगी में ये कहकर कि उनकी पत्नी किरण राव ने देश छोड़ने की सलाह दी थी, आमिर देश के सबसे बड़े इडियट के रूप में उभरे हैं। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि जिन्हें देश अपना नहीं लगता वो बेवजह देशभक्ति और सत्यमेव जयते का राग ना आलापे। आमिर खान टीवी शो सत्यमेव जयते के होस्ट रह चुके हैं। देश के हालात पर बयान देने से नाराज लोगों ने स्नैपडील से ब्रांड एम्बेसडर आमिर को हटाने की मांग की। देश के माहौल को लेकर आमिर खान के दिए बयान के बाद ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील पर भी खलबली मच गई है। आमिर खान स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब देश छोड़ने के विवाद के बीच काफी लोग प्ले स्टोर पर जाकर स्नैपडील को 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं और आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर से हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर कई लोग आमिर का समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि स्नैपडील ने इसे आमिर खान का निजी बयान बताया और कहा है कि कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र, असहिष्णुता विवाद पर बहस को तैयार सरकार। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने असहिष्णुता विवाद पर बहस से जुड़ी कांग्रेस की मांग मानते हुए कहा कि इस विवाद से सरकार भी परेशान है। वेंकैया के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी विधेयक को देश हित में बताते हुए ये भी कहा कि संसद ठीक से चले और जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम करे। यहाँ चर्चा करना है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये विषय लॉ एंड ऑर्डर इस देश में कानून के अंदर, संविधान के अंतर्गत प्रदेशों का मामला है। सत्र में सरकार का जोर जीएसटी बिल पास करवाने को लेकर होगा, लेकिन असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार के घिरने के आसार हैं।
गुरुवार से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। शुरू के पहले 2 दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार को संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान पर बहस होगी। कांग्रेस का कहना था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रिजोल्यूशन चेयर की तरफ से आना चाहिए, सरकार की तरफ से नहीं। इस सलाह को सरकार ने मान लिया है। इस मौके पर संसद के दोनों सभाओं में कल और परसों संविधान पर चर्चा होगी। कल यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया था। भले ही 2 दिन शांति से निकल जाएं, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के बाकी दिन हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि संसद की कार्यवाही चले या न चले, इसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ताधारी दल बीजेपी पर होगी। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज में छात्रों से मेक इन इंडिया और क्लीन इंडिया पर सवाल पूछकर फंसे राहुल गांधी। छात्रों ने कहा दोनों में अच्छा काम हो रहा है। Do you think Make in India is working? Do you think so? इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि चाहे FTII के आंदोलनकारी छात्रों की बात हो या बीफ खाने की अफवाह में अखलाक की हत्या का मामला, ये सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि इस देश में सिर्फ चंद लोग ही फैसले ले रहे हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को रात भर घूमने वाली औरत कहने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। आपने ओम प्रकाश शर्मा की सदस्यता रद्द करने और उन्हें जेल भेजने की मांग की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन करने जुटे। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओपी शर्मा ने पूरी महिला बिरादरी का अपमान किया है। हमने मांग की है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर देनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में कल बहस के दौरान ओपी शर्मा ने अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने ओपी शर्मा को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। लालू यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को संभल कर चलने की हिदायत दी है। कहा ऐसा काम मत करना जिससे स्टिंग में फंस जाओ। कल पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बीजेपी के नाम लिए बिना बैठक में पार्टी नेताओं को लालू ने आगाह करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को बदनाम करने और फंसाने की बड़ी बड़ी साजिश में लगे हैं कई लोग। तरह तरह का विधायक के बंगले पर मनमानी कर कब्जा करने की शिकायत पर लालू ने विधायकों से कहा कि पसंदीदा बंगले के लिए जनादेश नहीं मिला है। लाल बत्ती लगाने और तबादले की सिफारिशी चिट्ठी लिखने से बचने की भी अपने विधायकों को नसीहत दी लालू प्रसाद यादव ने। हालांकि चुनाव से पहले लालू की पार्टी के नेता स्टिंग में फंसे थे, लेकिन लालू की बड़ी जीत ने आरोपों को गलत करार दे दिया। आगे देखेंगे, मुलायम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले यूपी के आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर बीजेपी में शामिल होंगी। यूपी में मुलायम के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी बीजेपी में होंगी शामिल। कहा बात रखने के लिए पार्टी की जरूरत। मैं काफी समय से ये महसूस कर रही थी कि सामाजिक काम और एक सोशल एक्टिविज्म में एक्टिविस्ट की अपनी एक सीमा होती है। उसको ज्यादा विस्तृत फलक पे अगर आप काम करना चाहते तो वहाँ वो सीमाएं आड़े आती हैं। इसी को सोच के मैंने पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करने का फैसला किया। देश के कथित माहौल को लेकर साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के साथ ही साहित्यकारों ने जो चेक अकादमी को वापस किए थे, उस चेक को अकादमी नहीं भुनाएगी। पुरस्कारों के पैसे साहित्यकारों के खाते में ही रहेंगे। देश का माहौल खराब होने का आरोप लगाकर करीब 43 साहित्यकार साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। अब अकादमी सूत्रों का कहना है कि अकादमी किसी भी साहित्यकार का सम्मान वापस नहीं लेगा, क्योंकि सम्मान जिस कृति को दिया गया उसका सम्मान कभी खत्म नहीं हो सकता। और जहां तक चेक का सवाल है तो 3 महीने तक रखे रहने के बाद सारे चेक अपने आप समाप्त हो जाएंगे, यानी चेक की राशि साहित्यकार के अकाउंट में ही रहेगी। हालांकि पहला अवार्ड वापस करने वाले साहित्यकार उदय प्रकाश ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अकादमी सम्मान की राशि वापस नहीं लेगी तो अपनी सम्मान राशि को वो किसी ऐसे संगठन को दे देंगे जो सहिष्णुता के लिए काम कर रही हो। दरअसल अवार्ड वापसी मुहिम के बाद सरकार और बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बयान आए उससे माहौल और बिगड़ा। इस वजह से भी साहित्यकार अपने पुरस्कार वापस लेने को तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश के 81 साल के राज्यपाल राम नाईक ने भारत में पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को सरकार पर बोझ बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पेंशन धारकों की तादाद बढ़ रही है, उससे आने वाले सालों में सरकार को राजस्व की कमी से जूझना होगा। वो बुजुर्ग का क्या करना, अभी उनको कितने साल पेंशन देते रहना, और एक पेंशन देते रहने की भी आर्थिक समस्या है। इसी कार्यक्रम में राम नाईक ने भारतीयों की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड में भी डॉक्टर और नर्स भारतीय मिल जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी कह गए कि अस्पतालों में झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग भी यूपी बिहार के होते हैं। पेरिस में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान 30 नवंबर को मिलेंगे मोदी और ओबामा, अमेरिकी सरकार ने की पुष्टि। मलेशिया सिंगापुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले दिन दोनों नेता अलग से भी मिलेंगे। 11 दिसंबर तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में 80 से ज्यादा देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे और इस दौरान ओबामा की अब तक केवल 3 नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है, जिसमें चीन और फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद तीसरा नंबर प्रधानमंत्री मोदी का है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत का कहना है कि विकसित देशों को कार्बन प्रदूषण में कमी लानी चाहिए और उसके लिए तकनीक भी देनी चाहिए और साथ ही साथ पैसा भी। अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति की नीलामी होने वाली है। 9 दिसंबर को होगी नीलामी। दक्षिण मुंबई की पाक मुड़िया स्ट्रीट पर यह है होटल डेली जायका। पहले यह होटल रौनक अफरोज के नाम से जाना जाता था। सरकार के मुताबिक ये संपत्ति दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक की है, लेकिन चूंकि दाऊद अपने खिलाफ दर्ज तमाम आपराधिक मामलों में जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए ये संपत्ति जब्त कर ली गई है। आने वाले 9 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग इस होटल की नीलामी करेगा। होटल का रिजर्व प्राइस रखा गया है 1 करोड़ 18 लाख रुपए। बोली लगाने की चाहत रखने वाले लोगों को 30 लाख रुपए का बयाना जमा करना होगा, जो कि रिजर्व प्राइस का 25% है। दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने वालों के लिए एक अड़चन है। इससे पहले हुई नीलामी में 2 लोगों ने बोली लगाई थी और पिछले 14 साल से वो संपत्ति पर कब्जा हासिल करने के लिए चक्कर काट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के टंगडार में सुरक्षा बलों ने 3 आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया, एक नागरिक की भी मौत। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। गोलीबारी की चपेट में आने से एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई। हमला सुबह करीब 6 बजे किया गया था। बाद में हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद गुट ने लेते हुए सेना को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया। सेना को हुए नुकसान के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सेना के मुताबिक तीनों हमलावरों को करीब 7 घंटे की मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से बहाल। करीब 50 घंटे बाद कटरा से सांजीछत और सांजीछत से कटरा के लिए हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान। सोमवार को जम्मू के कटरा में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रोकी गई हेलीकॉप्टर सेवा को आज फिर बहाल कर दिया गया। हेलीकॉप्टर सेवा बहाल करने से पहले डीजीसी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीमों ने रूट की जांच के लिए कई ट्रायल फ्लाइट्स भी ली। हालांकि हेलीकॉप्टर के रूट को लेकर कटरा में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया। सोमवार को जम्मू के कटरा में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ये सेवा रोक दी गई थी। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के असर का जायजा लेने कल जाएगी केंद्र की टीम। अब तक 120 लोगों की हुई है मौत। ये तस्वीरें चेन्नई के अन्ना नगर के एक स्कूल की हैं, जहां लबालब पानी भरा है। यही हालत तमिलनाडु के कई इलाकों में है, जहां लगातार कई दिन हुई बारिश तो थम गई है, लेकिन जल भराव कायम है। ज्यादातर फसलें बर्बाद हो गई हैं और जनजीवन पटरी पर नहीं लौट सका है। अब हालात का अनुमान लगाने केंद्र की टीम चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और कोडालूर जिलों समेत शासित प्रदेश पुडुचेरी जा रही है। सोमवार को ही तमिलनाडु सरकार की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 940 करोड़ रुपए की तत्काल आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। आज देश भर में गुरु नानक जयंती पर सजे गुरुद्वारे, देव दीपावली का त्योहार भी काफी धूमधाम से मनाया गया। ये तस्वीरें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दीपमाला जलाई गई। इसके अलावा जबरदस्त आतिशबाजी भी देखने को मिली। देश के दूसरे हिस्सों में देव दीपावली का त्योहार भी मनाया गया। वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद में गंगा की आरती की गई। इस मौके पर घाटों को दीपों से सजाया गया और विशेष पूजा भी की गई। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म
कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 को लाहौर से 40 किलोमीटर दूर तलवंडी गांव में हुआ था। आईएस यानी इस्लामिक स्टेट के पोस्टरों में दिखने वाली 17 साल की समारा कोशनोविक को पीट कर मौत के घाट उतारने की खबर। ऑस्ट्रिया के मीडिया का दावा है कि समारा कोशनोविक और उसकी साथी सबीना की सीरिया के रक्का में आईएस के चंगुल से भागते वक्त पकड़े जाने पर पीट कर हत्या कर दी गई। बोस्निया की रहने वाली समारा ने 2014 में अपना घर छोड़ आईएस में शामिल हुई थी। पहले आईएस के लड़ाकों ने उससे शादी की और बाद में वो जंग में भी शामिल हुई। समारा की 15 साल की दोस्त सबीना ऑस्ट्रियाई मूल की है और जंग के दौरान उसके मौत की खबर पहले भी आ चुकी है।